कहानी में अब तक नदी के किनारे मिली एक मधुर हंसी और रहस्यमयी पहली झलक राजकुमार आदव के हृदय में एक ऐसी छाप छोड़ती है जिसे वह चाह कर भी नहीं भुला पाता। नीले सफेद वस्त्र, लहराते बाल, हाथ में खरगोश और रहस्यमयी लॉकेट। कुछ ही पलों का वह दृश्य उसके भीतर उसे जानने की गहरी जिज्ञासा जगा देती है। 3 महीने के इंतजार के बाद भी जब वह झलक दोबारा उसे नहीं मिलती तो आदव और उसके मित्र उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। जंगल की कठिन यात्रा, मित्रता और कई अनुभवों के बीच आदव अपनी भावनाओं को समझने लगता है। उसे अभी नहीं पता कि यह प्रेम है, यह केवल आकर्षण। लेकिन एक बात निश्चित है, वह उसे जानना चाहता है और इसी संकल्प के साथ वह कहता है, मैं तलाश जारी रखूंगा। क्योंकि कभी कभी प्रेम किसी मुलाकात से नहीं, एक आवाज से शुरू होता है, एक झलक से जन्म लेता है। अब कहानी में आगे। आज की कहानी में हम जानेंगे उस रहस्यमयी राजकुमारी के बारे में। वह कौन थी, कहां से थी और वह किस माहौल में पली बढ़ी थी। अब कहानी। अध्याय 5। राजकुमारी का जन्म। गांव में साम्राज्य शक्तिशाली, समृद्ध और शांतिप्रिय साम्राज्य है। इनकी पताका सफेद रंग के वस्त्र से बनी है, जिस पर हल्के नीले रंग से हाथी की आकृति को उकेरा गया है, जो शक्ति, शांति, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। यह 2 ओर से नदी से घिरा है और 2 ओर से दुर्गम पहाड़ी रास्तों से, जो इस साम्राज्य को एक सुरक्षित साम्राज्य बनाता है। साम्राज्य के 3 राजकुमार हैं। बड़े राजकुमार की उम्र 9 वर्ष है, जिनका नाम आरुद्रा, जिसका मतलब मुलायम और शांत होता है। उनसे छोटे वाले राजकुमार की उम्र 9 वर्ष है, जिनका नाम जनित है, जिसका मतलब जन्म होता है। और सबसे छोटे वाले राजकुमार की उम्र 3 वर्ष, जिनका नाम दक्ष है, जिसका मतलब सभी काम करने में सक्षम होता है। ये सभी महाराज के बड़े भाई के पुत्र थे। वे अक्सर राज्य के काम से बाहर रहते थे। बड़ी महारानी की छोटे पुत्र को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। बड़े महाराज के साम्राज्य वापस लौटते समय कुछ दस्युओं से मुठभेड़ हो गई थी, जिनमें उनकी जान चली गई। और इन राजकुमारों की परवरिश महाराज और महारानी द्वारा अपने ही पुत्रों के समान ही किया जाता है। रात्रि का समय है। 2 भाई अपनी कक्ष में हैं। बड़ा भाई परेशानी से अपने भावों को सिकोड़ कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक घूम रहा था और छोटा भाई बिस्तर के एक किनारे पे पैरों को नीचे लटका बैठा हुआ था, जो अपने बड़े भाई से बात करने का प्रयास कर रहा था। अपनी जिज्ञासा पे नियंत्रण ना रखते हुए छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, बड़े भैया। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की आवाज को नजरअंदाज किया। छोटा भाई पुनः, बड़े भैया। छोटे भाई के इतना बोलते ही बड़ा भाई उसकी ओर मुड़ता है और गुस्से के साथ साथ उसे परेशानी भरी निगाहों से घूरता है। बड़े भाई की प्रतिक्रिया को देख छोटा भाई तुरंत चुप हो गया। अपनी जिज्ञासा और अपनी उत्सुकता को मन में ही दबा मासूम सा चेहरा बना चुपचाप बैठ गया और अपने सर को नीचे झुका लिया। बड़ा भाई पुनः कक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक चलने लगा। पूरे महल में चिंता का माहौल बना है। सभी सेवक सेविकाओं के बीच में गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। महाराज अपने सबसे छोटे पुत्र दक्ष को अपनी गोद में ले अपने दरबार में चिंताग्रस्त मुख बनाए चिंता में डूबे बैठे हुए हैं। सभी दरबारियों में आपस में गंभीर चर्चाएं चल रही हैं और सभी एक दूसरे को चिंता भरी निगाहों से देख रहे हैं। एक कक्ष है जिसे सफेद और नीले रंग के मिले जुले वस्त्रों और वस्तुओं से सजाया गया है। मोमबत्तियों की रोशनी से पूरे कमरे को रोशन किया गया है। कक्ष में कई स्त्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है।
सभी एक दूसरे को चिंता और भय के मिले जुले भावों से देख रही है। सभी के गले सूख गए हैं, सभी पसीनों से तरबतर हुए हैं। कमरे में एक बिस्तर है जो सफेद वस्त्रों से ढका हुआ है। वस्त्र पे एक स्त्री की छाया को देखा जा सकता है, जिसके दोनों हाथों को अन्य दो स्त्रियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ पकड़ रखा है। स्त्री के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। अचानक दर्द भरे चीख शांत हो जाती हैं और कक्ष में गहरी शांति छा जाती है। और इस शांति को तोड़ते हुए एक नवजात शिशु के रोने की आवाज कक्ष में गूंज जाती है। सभी चिंता और भय से युक्त चेहरे अब उत्साह और हंसी में तब्दील हो गए थे। दरबार में सेविका का प्रवेश होता है। सेविका खिलखिलाते चेहरे के साथ, बधाई हो महाराज, राजकुमारी हुई है। इस सूचना को पाते ही चिंता भरी सभी की खुशफुश अब हंसी में परिवर्तित हो गई और भय से युक्त चेहरे उत्साह भरे चेहरे में तब्दील हो गए। महाराज सेविका की सूचना के लिए उसे एक मोतियों का हार देते हैं और एक हाथ में अपनी तलवार को और गोद में दक्ष को ले उत्साह से रानी के कक्ष की ओर बढ़ते हैं। दूसरी सेविका राजकुमारों को सूचित करती है कि उनकी बहन आई है। दोनों भाई मुस्कुराते हैं और अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए मां के कक्ष की ओर तीव्रता से दौड़ लगाते हैं और चिल्लाते हैं, हमारी छोटी बहन आई है। दोनों में प्रतियोगिता शुरू हो गई कि कौन पहले छोटी बहन से मिलेगा। दोनों मां के कक्ष में पहुंचते हैं। चरित, माँ, पहले मुझे अपनी छोटी बहन को देखना है। आरुद्रा चिल्लाकर उत्साह में, नहीं, मैं बड़ा हूँ, इसलिए पहले मैं मिलूंगा। महाराज कक्ष में अपने छोटे पुत्र को गोद में लिए प्रवेश करते हैं और एक झलक अपनी पुत्री को और एक झलक महारानी को देखते हैं। राजकुमारी अपनी माँ की गोद में नीले वस्त्रों में लिपटी सो रही थी। महाराज पुत्र को नीचे उतार और अपनी तलवार को बिस्तर के किनारे पर रख बड़ी ही सावधानी से अपने दोनों हाथों को फैला राजकुमारी को गोद में लेते हैं और ऊपर उठाते हैं। राजकुमारी धीमी गति से अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें उठाती हुई आंखों को पूरा खोल अपने पिता के मुख को देखती है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें एक टिमटिमाते तारे की तरह लग रही थी, मानो सारा संसार उन दो बड़ी बड़ी आंखों में समा गया हो। वे काले रंग की थी। पुत्री की इस प्यार भरी निगाह ने पिता के दिल मन में स्थल पर एक गहरा असर छोड़ा। पिता की आंखें लाल हो गई और आंखों में आंसुओं को रोकने की क्षमता न रही। महाराज अपनी आंसू भरी निगाहों से अपनी पुत्री को देखा और एक बड़ी मुस्कान बिना किसी पूर्व सूचना महाराज के चेहरे पे आ गई। महाराज इसी आंसू भरी निगाहों और मुस्कान के साथ महारानी की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे और चेहरे पे एक प्यारी सी हल्की सी मुस्कान। महाराज ने पुत्री का नाम अद्विका रखा, जिसका मतलब संसार होता है। एक पिता अपने प्यार को अपनी पुत्री पर उमेर ही रहा था कि एक नन्ही से हाथ ने उनके श्वेत वस्त्र को पकड़कर नीचे की ओर खींचा, जिससे पिता का ध्यान हल्का विचलित हुआ। उन्होंने अपने गर्दन को हल्के से झुकाते हुए नीचे की ओर देखा। दक्ष प्यार भरे स्वर से हल्की मुस्कान के साथ, हमें भी अपनी छोटी बहन से मिलना है। महाराज के चेहरे पे व्याप्त मुस्कान अब थोड़ी और बड़ी हो गई थी। वे अपने दोनों पुत्रों की ओर भी देखते हैं, जो उनके बाईं ओर खड़े होकर चेहरे पे मुंह के सामने के पूरे दांतों को दिखाते हुए अपनी छोटी बहन से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन्हें देख महाराज की मुस्कान अब हंसी में परिवर्तित हो गई थी। महाराज पुत्री को गोद में लिए अपने बाएं पैर को जमीन से लगा दाएं पैर के घुटने को मोड़कर बैठते हैं और सबसे छोटे पुत्र दक्ष का परिचय उसकी छोटी बहन से कराते हैं। अब भाइयों का उत्साह रोके न रुका। उनकी आंखें चमक उठी और उनके मुंह के सारे छोटे छोटे दांत अब बाहर निकल चुके थे। छोटे भाई ने बड़ी ही सावधानी से हल्के से गले लगाते हुए उसका स्वागत किया। फिर महाराज पुत्री को बड़े पुत्र आरुद्रा की गोद में देते हैं। बड़ा पुत्र थोड़ा घबराया हुआ सा बड़ी सावधानी से बहन को गोद में लेता है और अपने सारे दांतों को दिखाते हुए उसका स्वागत करता है। उसकी ही बगल में खड़े जनित का सब्र अब जवाब दे चुका था।
व्याकुलता से। मुझे भी बहन को गोद में लेना है, इसका स्वागत करना है, मुझे भी दो। ये वाक्य सुनते ही कच्छ में हंसी के ठहाके फूट पड़े और बड़े भाई ने बहन को जनित के गोद में दिया। उसने भी बड़े प्यार से छोटी बहन का स्वागत किया और फिर उसे वापस माँ की गोद में रख दिया और तीनों बिस्तर के किनारे खड़े हो गए और उससे वादा किया कि वे उसका ताउम्र ख्याल रखेंगे, वे उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा करेंगे। राजकुमारी के जन्म के अवसर पर पूरे साम्राज्य में जश्न मनाया जा रहा था। चारों तरफ हर्ष उल्लास छाया हुआ था। महल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था और पूरे साम्राज्य की प्रजा को निमंत्रित किया गया था। कल से कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जुड़े रहिए कहानी के साथ।